प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों से परिवहन ईंधन के उपयोग में कटौती करने, सोना खरीदने से बचने और विदेश यात्राओं से परहेज करने का आग्रह किया है। वे अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? स्थिति इतनी गंभीर क्यों है? नमस्कार, द हिंदू के बिजनेस मैटर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं भरत। सप्ताह के अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय नागरिकों से विदेशी मुद्रा को बचाने या कहे तो खर्च न करने की अपील की। उन्होंने जो कहा वो कुछ ऐसा है। 1 साल के लिए सोने की गैर जरूरी खरीद से बचें, विदेश दौरों से बचें, वर्क फ्रॉम होम करके या सार्वजनिक परिवहन का चुनाव करके ईंधन बचाएं। उन्होंने किसानों से भी कम से कम 50% रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। उन्होंने हमें बताया कि जो खाद की बोरी किसानों को 300 रुपए में बेची जा रही है, उसकी खरीद लागत दरअसल 3000 रुपए प्रति बोरी है। उन्होंने किसानों से धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने के लिए भी कहा है। प्रधानमंत्री के इस आह्वान के बाद पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि सरकार द्वारा हाल ही में उत्पाद शुल्क में कटौती करने और 14,000 करोड़ रुपए के राजस्व को छोड़ने के बावजूद तेल कंपनियों जैसे कि भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल की अनुमानित अंडर रिकवरी बढ़कर 2 लाख करोड़ हो गई है और उनका घाटा 1 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। अब सवाल है कि भारत वास्तव में कितना ईंधन उपयोग करता है। मार्च 2026 को समाप्त हुए वित्त वर्ष में देश ने 42.5 मीट्रिक टन या अरब लीटर पेट्रोल और लगभग 95 अरब लीटर डीजल की खपत की। प्रश्न उठता है, क्या भारत का सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व काम नहीं आ सकता? हमारा रिजर्व केवल 5.33 अरब लीटर का है, जबकि पिछले साल हमारी कुल खपत 137 अरब लीटर थी। और ये भी याद रखिए कि ईरान में युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर युद्ध कल खत्म हो भी जाए और होर्मुज जलडमरू मध्य खुल भी जाए, तब भी उस क्षेत्र की उत्पादन इकाइयों को युद्ध से काफी नुकसान पहुंचा है और उन्हें वापस शुरू होने में समय लगेगा। इसलिए उत्पादन और परिवहन दोनों ही चिंता का विषय है। इसी संदर्भ में कोटक बैंक के उदय कोटक ने भारतीय उपभोक्ताओं को सबसे बुरे हालात के लिए तैयार रहने को कहा है। अगला सवाल, वर्तमान आपूर्ति के साथ भारत कितने दिनों तक विवाद चल सकता है? सरकारी आंकड़े बताते हैं कि इस सप्ताह सोमवार तक भारत के पास 60 दिनों का कच्चा तेल, 60 दिनों की प्राकृतिक गैस और 45 दिनों का एलपीजी स्टॉक था। तेल के मामले में भारत अभी इसी अनिश्चय की स्थिति में है। लेकिन पीएम ने सोना न खरीदने और विदेश यात्रा टालने की बात क्यों कही? तेल का सोने या विदेश यात्रा से क्या संबंध? इसका उत्तर है विदेशी मुद्रा। मार्च 2026 तक भारत ने 775 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सामान आयात किया, जिसमें से 174 बिलियन केवल पेट्रोलियम था और 103 बिलियन डॉलर का सोना और आभूषण था। यानी हमारे कुल आयात का लगभग 30% हिस्सा केवल इन दो चीजों, तेल और सोने का है। इसके बाद अब बात विदेशी मुद्रा भंडार पर आती है। भारत के पास कितना भंडार है? उत्तर है लगभग 690 बिलियन डॉलर। ये हमारे बाकी 8.5 महीने के आयात के लिए काफी है। ये ठीक ठाक है, लेकिन कम हो रहा है। अधिक चिंता की बात रुपए का प्रतिदिन गिरता मूल्य है, जो डॉलर के मुकाबले लगातार रिकॉर्ड निचले स्तर को छू रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया हाल के दिनों में लगातार रिकॉर्ड निचले स्तर को छू रहा है। मंगलवार के अंत तक, यानी इस रिकॉर्डिंग से लगभग 24 घंटे पहले, ये सबसे निचले स्तर पर था। भारत जैसे देश के लिए ये दोहरी मार है। कैसे है ये दोहरी मार? क्योंकि अगर हम ये मान भी लें कि हमारे आयात की कीमतें वही रहती हैं, तब भी डॉलर खरीदने के लिए आपको अधिक से अधिक रुपए खर्च करने होंगे। पिछले साल तक आपको $1 के लिए 75, 78 या 80 रुपए देने पड़ते थे। अब आपको 95 रुपए देने होंगे। और ईरान में युद्ध के कारण हमारे आयात की कीमतें भी बढ़ गई हैं। तेल को ही देखिए, युद्ध से पहले इस साल की शुरुआत में फरवरी के आसपास तेल की कीमत $70 प्रति बैरल थी। अब ये लगातार $105 को छू रही है या उससे ऊपर जा रही है। यदि हम सावधान नहीं रहे तो हमारे पास आयात के लिए विदेशी मुद्रा कम होती जाएगी। भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था पर्याप्त आयात के बिना काम नहीं कर सकती। यही कारण है कि प्रधानमंत्री खतरे की घंटी बजा रहे हैं। फिर आगे क्या?
अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ईंधन जैसे कीमती संसाधन के उपयोग को कम करने का एकमात्र तरीका या तो सीधे कीमतें बढ़ाना है या सोने के मामले में आयात को महंगा बनाना है। इसका एक उदाहरण कमर्शियल एलपीजी दरें हैं, जिन्हें हाल ही में बढ़ाया गया। घरेलू गैस की कीमतें स्थिर रखी गईं, लेकिन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बहुत अधिक भुगतान करना पड़ा। आपने देखा होगा कि जैसे ही ऐसा हुआ, कीमतें तुरंत बढ़ने लगीं। इन प्रतिष्ठानों ने या तो बिजली जैसे वैकल्पिक ईंधन को अपनाया या फिर मेनू में उन चीज़ों पर ध्यान देना शुरू किया जिन्हें पकाने में कम गैस लगती है। कीमतें बढ़ाना एक विकल्प है, लेकिन चिंता ये भी है कि इससे जीवन यापन की लागत बढ़ जाएगी और मुद्रास्फीति, महंगाई बढ़ सकती है। ये सच है क्योंकि परिवहन ईंधन की लागत और खाना पकाने वाली एलपीजी की लागत हमारी बचत को सीधे प्रभावित करती है। परोक्ष रूप से भी आप जो भी सामान खरीदते हैं, चाहे वो प्याज हो, किराना हो, फर्नीचर हो या गैजेट, उसे कहीं से आप तक पहुंचने के लिए परिवहन ईंधन की जरूरत होती है। इसलिए यदि ईंधन की कीमतें बढ़ती हैं, तो इसका असर हर उपभोग की वस्तु पर पड़ेगा। लेकिन राहत की बात यह है कि पिछले कुछ महीनों से भारत में महंगाई नियंत्रित रही है। अप्रैल का डेटा 4% से नीचे है, जो आरबीआई के 2% से 6% के कंफर्ट जोन के बिल्कुल बीच में है। इसलिए हमारे पास स्थिति का आकलन करने के लिए अभी थोड़ा समय है। मंगलवार को जारी पीटीआई के एक लेख के अनुसार सरकारी सूत्र का कहना है कि अधिकारी विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए आपातकालीन उपायों पर विचार कर रहे हैं। इसमें ईंधन की कीमतें बढ़ाना और सोने व इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे गैर जरूरी आयात पर रोक लगाना शामिल है। तो सवाल ये है, क्या हमें ईंधन और एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए तैयार रहना चाहिए? इसका जवाब हाँ है। इसकी पूरी संभावना है कि कीमतें बढ़ने ही वाली हैं। अब जानकारी का एक छोटा सा हिस्सा। क्या आप जानते हैं कि 1968 का स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम विदेशी मुद्रा के नुकसान को रोकने के लिए लाया गया था? अब इस सप्ताह का क्विज प्रश्न। भारत 1968 के स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम को कब निरस्त किया? इसका उत्तर अगले सप्ताह देखें। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले हफ्ते फिर मिलने तक आपका बहुत बहुत आभार।